सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पुनः पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए अब तक मैंने बताया कि अलंकार क्या है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि जो हैं अपनी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्द के अंतर्गत यानी शब्दालंकार के अंतर्गत अब तक हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है, और अर्थालंकार में हमने अब तक देखा कि उपमा अलंकार क्या है। अर्थालंकार को जानने के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जिसके बारे में मैंने कल परिचर्चा की थी। आप लोगों को बताया था कि अर्थालंकार में जब हम लोग उपमा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार पढ़ेंगे, तो उसमें उपमेय और उपमान की आवश्यकता पड़ती है। ये उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बताया था कि अलंकार शास्त्र में जो प्रस्तुत है, जो हमारे पास है, वो उपमेय है और जो अप्रस्तुत है वो उपमान कहा जाएगा। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वस्तु या व्यक्ति की सामान्यता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और उपमान किसको कहते हैं, जिससे सामान्यता बताई जाती है उसको उपमान कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं आज रूपक अलंकार क्या है। क्या कहता है कि रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है या उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। मैंने कल आप लोगों को उपमा अलंकार जब बताया था तो मैंने उपमा अलंकार में बताया था कि उपमा अलंकार में क्या होती है, दोनों के बीच तुलना की जाती है ना, कि समान बताया जाता है। जबकि लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में बहुत अत्यधिक समानता होने के कारण वो क्या हो जाता है, बिल्कुल उसी पर आरोपित कर दिया जाता है, वो आरोप कर दिया जाता है। जैसे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब जो है खिलौना तो लेना है, लेकिन किसको, चंद्र खिलौना, चंद्रमा को ही क्या बता दिया गया है, खिलौना बता दिया गया है, चंद्रमा रूपी खिलौना। कौन सी रूपी खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। तो यहाँ पर क्या हो गया है, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का क्या हो गया, आरोप हो गया है। उपमेय पर उपमान का क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है। जैसे कमल नयन, तो कमल रूपी नयन, नयन क्या है, प्रस्तुत है, और कमल जो है वो क्या है, अप्रस्तुत है। लेकिन नयन कैसा, कमल रूपी। यानी बहुत अधिक जब समानता होती है तो वहां पर उपमेय और उपमान का क्या हो जाता है, आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिए कि हम लोग इसमें अंतर भी समझते चले जाएं कि उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर है। तो उपमा अलंकार क्या करता है कि दोनों के बीच समानता दिखाई जाती है, जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय पर उपमान का क्या हो जाता है, आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, कमल रूपी चरणों की वंदना क्या हो रही है, की जा रही है। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और रूपक में क्या होता है, इसमें केवल 2 ही अंग होते हैं, उपमेय में और उपमान। आज हम देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है कि जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की या उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ क्या कहता है कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत या उपमेय पर उपमान की क्या होगी, संभावना होगी। उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रस्तुत तथा प्रस्तुत के गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है। जैसे इसमें क्या होगा कि मान लिया जाएगा, उपमेय को उपमान जैसा क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार में होने की संभावना होती है, जैसे मानो, मनहू, जानो, जनहू, ज्यों आदि जैसे वाचक शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ वाचक शब्द क्या है, जो है। यहाँ पाहुन जो आए हो गांव में, यहाँ पे शहरी दामाद को क्या किया गया है,
मेघ को जो है वो शहरी दामाद क्या कर लिया गया है, मान लिया गया है। यहाँ पर क्या हो गया है, उनके जैसा, उनके शब्दों का उनके जैसे होने की संभावना की क्या की जा रही है, बताई जा रही है। तो यहाँ पर सबसे आसान और सरल तरीका है पहचानने का कि उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ हम देखेंगे कि जैसे वहाँ पर ज्यों लगा होगा, मानू लगा होगा, मनहू लगा होगा, जनहू लगा होगा, ज्यों लगा होगा आदि जैसे अगर वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हमें मान लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होगा। जैसे पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, तो यहाँ पर ज्यों जो है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है, अतिशयोक्ति अलंकार जो है दो शब्दों के योग से बना है, अतिशय जोड़ उक्ति। अतिशय जोड़ उक्ति क्या कहता है कि ऐसी उक्ति जो अतिशय के साथ कही गई हो। अतिशय मतलब क्या हो गया, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो। जैसे देखिए, हनुमान की पूंछ में लग भी न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। अब क्या कहता है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और सारी लंका नगरी जो है वो क्या हो गई, जलकर राख हो गई। ऐसा होता है क्या कि आग लगे भी नहीं और सारी जगह पर क्या हो जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब आगे देखिए मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या कहता है कि मानवीकरण शब्द का अर्थ ही है कि किसी को मानव बना देना, है ना, किसी को क्या कर देना, मानव बना देना। जैसे देखिए कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने अपने कामायनी जो है उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। अपने 9 सर्ग में उन्होंने चिंता, लज्जा, है ना, इन सब में उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। एक चिंता का मैं उदाहरण लेती हूँ। जैसे उन्होंने कहा, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की प्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण, प्रथम कंप सीमत वाली। यानी चिंता की रेखाएं जो है मनुष्य के मस्तक पर क्या होती है, दिखाई देती है, जो मनुष्य को धीरे धीरे क्या करती है, खा जाती है। चिंता जो है एक ऐसी रेखा है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर क्या कर देती है, खोखला बना देती है। तो चिंता की पहली रेखा को कवि मानवीकरण के द्वारा विश्व रूपी शर्पणी के रूप में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अब देखिए कि रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों में क्या अंतर है। तो रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है, मैंने अभी अभी बताया आपको कि रूपक में क्या होता है, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए मुख चंद्र, सीता का मुख जो है चंद्रमा ही है, यानी यहाँ पर क्या हो गया है कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप हो गया है कि मुख चंद्र जो है वो क्या है, सीता का मुख जो है वो चंद्रमा ही है। जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, संभावना। जैसे देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की संभावना जहाँ की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो सीता का मुख चंद्रमा है, सीता का मुख कैसा है, मानो चंद्रमा के समान है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मैंने आपको पहचानने के लिए भी बताया था कि एक आसान तरीका है कि उपमेय तथा उपमान पदों के बीच जब रूपक को पहचानना हो तो वहां योजक चिन्ह लगा होता है, और जब उत्प्रेक्षा को पहचानना हो तो मैंने बताया था कि वहां मानो, ज्यों, जनहू, जानू आदि वाचक शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो आज हमारा यहाँ पर अलंकार जो है वो समाप्त हो गया है। आप लोगों को गृह कार्य में बनाना है कि अलंकार क्या है, अलंकार की क्या परिभाषा है, अलंकार के कितने भेद हैं, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है ना। ये आपको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको क्या करनी है, तैयार करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।